हेलो 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 हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की आपकी होने वाली है। उम्मीद हेलो 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 हेलो। चलिए, उम्मीद है अब आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, आप लोग सुन पा रहे होंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप तक प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है। ओके, चलिए। तो देखिए, मैं बात कर रहा था आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो जो आपके सामने क्वेश्चन शो हो चुका है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। जनगणना से रिलेटेड आज हम प्रश्न लेकर आए हैं, तो आपको जल्दी से आंसर लगाना है कि भारत में नगरीय जनसंख्या की जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है वो कब हुई थी। नगरीय जनसंख्या की जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है वो कब हुई थी सबसे ज्यादा। अर्थात ग्रामीण इलाकों में जो लोग वास कर रहे थे, निवास कर रहे थे, वो जाके सबसे ज्यादा किन 10 सालों में, 10 सालों के फेर में सबसे ज्यादा लोग शहरों की तरफ पलायन हुए थे, कब। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91 या फिर 91 से 2001। जल्दी से आंसर लगाइए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बात करें इसके राइट आंसर की, तो यहां पर आप लोग दे रहे हैं डी, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1991 से। हां, बिल्कुल डी नंबर ही होगा, क्योंकि 1991 से 2001 के बीच जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कहां पे पलायन हुई थी, शहरों की तरफ। इसका एक रीजन था, उस समय क्या होता, अकाल वगैरह पड़े थे, बरसात वगैरह कम हुई थी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि वगैरह नष्ट हो गई थी, तो गांव के लोग सबसे ज्यादा शहरों की तरफ पलायन हुए थे। कुछ वहीं पर रह गए और कुछ लोग वापस भी आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा पलायन कब हुआ था, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर होगा इसका डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपने 2000, जी हां, अचल पाराधी जी बिल्कुल राइट। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यह आ चुका है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं।
वो 4 राज्यों के नाम बताइए। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, विश्व बैंक जो है अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत के 50% से ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहां पर निवास करते हैं, तो वो आपके निवास करते हैं। जल्दी से आंसर लगाइए। आप लोग दे रहे हैं आंसर ए, बिल्कुल ए नंबर दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं ए नंबर में क्या है, तो बिहार। जी हां बिल्कुल बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो बिहार में निवास करते हैं, सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, थर्ड नंबर पे एमपी का नाम आता है और चौथे नंबर पे आपका ओडिशा भी आता है। यहां पर सबसे गरीब लोगों का निवास ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो आ चुका आपके सामने, जल्दी से आंसर लगा दीजिए मित्र। चलिए देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमपीपीएससी में कि किस टाइप का ये है। जैसे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। साक्षरता वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता, जल्दी से लगाइए, है ना। किसका हो जाएगा मित्र, किसका हो जाएगा, जल्दी से आंसर, है ना। तो सबसे ज्यादा कहां पे हो, सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन में ही बोला गया कि केरल में है। केरल के बाद आपका मिजोरम आता है और मिजोरम के बाद आपका गोवा आता है। तो यहां पर सेकंड नंबर पूछा गया, तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा आपका, मिजोरम। कौन सा आ जाएगा मित्र, मिजोरम। फर्स्ट नंबर पे आपका केरल है, 92% से भी ज्यादा इसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। मिजोरम में भी 92% है, तो ये भी आपका क्या है, एक पूर्ण साक्षर है। आप लोगों ने क्या दिया था, सी। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर आप देते चलिए। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो मिजोरम में आपका भी पूर्ण साक्षर नहीं हुआ है, मिजोरम में थोड़ा सा कम है 90 से, राइट। ये थोड़ा सा याद रख लेना। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि 89 के आसपास है अभी, मतलब पूर्णता 90% जिस दिन हो जाएगा तो वहां पे पूर्ण साक्षर से घोषित कर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के बाद आता है गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो अगला है, जो प्रश्न है आपके सामने है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा इसका, अच्छा क्या पूछ रहे हैं, मिजोरम में पुरुष नहीं महिला बताना है ना। अभी महिला की बात हुई थी, यहां पे महिला की बात की जाए तो 89.3 है अभी, है ना, 89.3 है। लेकिन ये कैसा है, पुरुष साक्षरता में तो ये बहुत आगे है ना। तो आपकी महिला की बात की गई थी उस वाले क्वेश्चन में, बस इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती। अनुसूचित जनजाति पूछा है, क्या पूछा है, एसटी पूछा है। और एसटी की जनसंख्या जिस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है उस राज्य में क्या होता है, उसी राज्य की परीक्षा में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं। कहां शामिल होने जा रहे हैं आप, उसी राज्य की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश की आप एमपीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा एसटी की जो जनसंख्या है वो आपकी मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत धार, झाबुआ, अलीराजपुर वगैरह हुए, और आपके उत्तर पूर्वी इलाकों में आपके बालाघाट हुए, है ना। बालाघाट है, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये वाले जो इलाके हैं ये एसटी के लिए बिल्कुल विख्यात हैं, याद रखना है। बहुत सारी एसटी जनसंख्या यहां पर निवास करती है। तो आंसर हो जाएगा बी। और बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। हाँ जी, पंजाब नहीं है वो, पंजाब में प्रतिशत है ना। एससी की जब बात की जाए तो पंजाब नहीं आएगा मित्र, वहां एससी की बात की जाए तो यूपी आएगा, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से एससी यूपी में ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज पूछा जाए तो फिर जनसंख्या के परसेंटेज में आपका कौन आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होना निश्चित किया गया है। तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग यदि साक्षर हैं तो उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा सकता है। तो ये इसमें 85, 90%, 95% या 100%। जब वहां के लोग 100% साक्षर होंगे तब नहीं किया जाता है, उसके पहले कर दिया जाता है। कब, जब वहां की जनसंख्या 90% कैसी हो, साक्षर हो, 90% लोग पढ़े लिखे हों, तो उस राज्य को क्या माना जाता है कि 100% साक्षर है, पूर्ण साक्षर राज्य उसे मान लिया जाता है। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पांचवे का बी,
वेरी गुड। बात करेंगे छठवें प्रश्न की, जल्दी से आंसर लगाइए क्योंकि टाइम जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम G85 नहीं 95, याद रखना। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर घोषित हुआ है तो 95% से ज्यादा जब निकल जाती है कहीं की जनसंख्या प्रॉपर, तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण साक्षर कहलाता है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 16% जनसंख्या, सॉरी, लेकिन यहां पे प्रश्न यह किया गया है कि भारत के पास जितना क्षेत्रफल है वो मात्र कितना है? 2.4% है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल भूभाग का मात्र हमारे पास 2.4% है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर जितनी 100% जनसंख्या निवास करती है उसका कितने प्रतिशत अकेले भारत पर निवास करती है? तो यहां पर जल्दी से आंसर लगाइए, आंसर लगाइए जल्दी से। क्या पूछ रहे हैं आप? केंद्र शासित राज्य का यह बताइए कि सर इसमें उत्तर किस दिन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर किस दिन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चलिए, मुझे समझ में ही नहीं आपका क्वेश्चन, अच्छे से लिखेंगे तो जरूर देखेंगे। देखिए यहां पर क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप ज्योग्राफी, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें बिल्कुल सिंपल सा, यहां पर 2.4% क्षेत्रफल है भारत के पास, लेकिन यहां विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, कितना? 17.5% जनसंख्या का निवास है। तो यहां ऑप्शन आपको 16, 17, 18 और 28 है, लेकिन यहां पे लगभग में पूछा गया तो आप नियरेस्ट क्या लगा देंगे? बी नंबर, अर्थात 17%। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल राइट कितना हो जाएगा? 17.5%, 17.5%। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। क्या बता रहे हैं आप? चलिए सर, बजट 18-19 दोनों, 18-19 का बजट आप क्लियर कर लेना, 18-19 का, क्योंकि एक साल तक का पिछले क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो बजट आप 18-19 और 19-20 तो हो ही नहीं पाएगा। 19-20 जो फरवरी में पारित हुआ था, सॉरी 19-20 का पारित आपको पढ़ना है बजट, बाकी और डिटेल में पीछे का नहीं पढ़ना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये नजदीक एक साल के अंदर अंदर का कंटेंट आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर भारत में कितने हैं? अब चूंकि बढ़ गए हैं, लेकिन जब तक 2021 के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक आपका आंसर वही का वही रहेगा 10 साल तक, है ना। अर्थात 2019 चलिए 2 वर्ष और आपको यही आंकड़े याद रखना है। तो कितने हैं ऐसे नगर भारत में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है? ऐसे नगरों का नाम आपसे जब पूछा जाए तो आपका आंसर वहां पे क्या होगा? आंसर आप जल्दी से लगाइए। आप लोगों ने दिया है ए, कोई लगा रहा है 35। केंद्र शासित प्रदेश की बतानी है साक्षरता या राज्य की? केंद्र शासित प्रदेश की बताना पड़ेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्पष्ट दिखा रहेगा कि केंद्र शासित प्रदेश। राज्य की पूछा जाएगा तो स्पष्ट दिया भी नहीं जाएगा कि भारत के किस राज्य में, ऐसा नहीं भी लिखा हो तो केंद्र शासित प्रदेश की जब भी आपसे पूछा जाएगा तो स्पष्ट लिखा रहेगा केंद्र शासित प्रदेश। यहां आपकी राज्य की पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जब केंद्र शासित प्रदेश का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लिखा भी रहेगा। तो यहां पर याद रखिए आप क्या हो जाएगा, 7वें का आंसर जल्दी से लगाइए। देखिए गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग, 7वें का आंसर। चलिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं वो भारत में 53 शहर हैं। कितने शहर हैं मित्र? 53 शहर हैं। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 शहर बिल्कुल याद रखना। ऐसे 53 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो आंसर होगा डी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, जल्दी से आंसर लगाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या 100% जो जनसंख्या है इसमें नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। कितना है जल्दी से लगाइए, कितना हो जाएगा नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज? अर्थात जो शहरों में रहते हैं, शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या। तो देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों में भारत में 68.8% जो जनसंख्या है वो कैसी है? ग्रामीण है। कैसी है? ग्रामीण है। अर्थात 100 में से माइनस करोगे तो आपका बचेगा 31.2%। कितना बचेगा? 31.2%।
जब इतनी संख्या ग्रामीण है तो बाकी की संख्या कैसी हो जाएगी? शहरी हो जाएगी, अर्थात नगरीय हो जाएगी। नगर और शहर इक्वल एक ही होता है, तो आंसर होगा आपका डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा मित्र? एक सेकंड, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर होगा आंसर, बिल्कुल याद रखना 31.2। बात करेंगे हम 9वें प्रश्न की। पीडीएफ के लिए जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्लास एक बार अपलोड हो जाती है और इसे आप क्या करें, थोड़ा सा एक बार आप स्पीड मेंटेन करके दोबारा से क्लास देख सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको पीडीएफ से भी बेटर रहेगा। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? यहां पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो 100% जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति पूछा है। जाति पूछा ना, अनुसूचित जाति अर्थात एससी की जनसंख्या पूछा है। कितना पूछा है? एससी की जनसंख्या पूछा है। मित्र जल्दी से आंसर लगाइए, एससी की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बी नंबर आंसर आ रहे हैं आपके। चलिए वेरी गुड, बी नंबर आपने आंसर दिया है, लेकिन बी नंबर आपका आंसर नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 16.6% जनसंख्या है एससी, 16.6% जनसंख्या आपकी एससी, और इसका आधा 8.6% जनसंख्या है आपकी एसटी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। एससी पूछा जाए तो 16.6%, एसटी पूछा जाए तो 8.6% आपका आंसर होगा। राइट, समझ में आ गया होगा। एसटी थोड़े से विकसित हो चुके हैं और एसटी अभी भी वही घुमक्कड़ प्रकार का जीवन जी रहे हैं, याद रखना है। बात करेंगे 10वें प्रश्न क्या? हाँ जी, 10वां प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर लगाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लास्ट तक आपके जल्दी से 20 क्वेश्चन से जल्दी से आंसर लगाते चलिए। नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा है? यहां पर प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा है, अर्थात एक उच्च नगरीकृत देश है क्या भारत? एक निम्न नगरीकृत देश है क्या भारत? एक उच्च मध्यम नगरीकृत देश है भारत, या एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है भारत? देखिए अब ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कि अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर, जैसे अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये बड़े बड़े जो देश हैं ये कैसे हैं? उच्च नगरीकृत हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के केन्या, युगांडा, तंजानिया, ये जो देश हैं वो कैसे हैं? निम्न नगरीकृत देश हैं। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शन होंगे नहीं। अब आपको इन दोनों में से चूज करना है कि भारत कैसा है, एक उच्च मध्यम नगरीकृत, मतलब एक उच्च और मध्यम नगरीकृत, या फिर एक मध्यम निम्न नगरीकृत। तो भारत को जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आंसर आप लोग डी दे रहे, वेरी गुड। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मित्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर नंबर आपका डी है। क्यों है डी? क्योंकि भारत जहां तक अपने औद्योगिक उत्पादन के कारण ये मध्यम नगरीकृत हो चुका है। कैसा हो चुका है? मीडियम देश हो चुका है, क्योंकि यहां उत्पादन बेहतरीन क्वालिटी का हो रहा है। लेकिन अभी यहां की जो व्यवस्था है वो निम्नता दर्शा देती है, क्योंकि यहां पे मतलब रोड वगैरह, लाइट वाइट, बहुत सारी चीजें अभी कम है विदेशों की अपेक्षा। इसका एक रीजन भी है, जनसंख्या के कारण हमारा जो देश है वो नगरीकरण में निम्न है, लेकिन अभी वो मध्यम श्रेणी में आने वाला है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। बात करेंगे हम आज के 11वें प्रश्न की। जल्दी से आंसर लगाइए मित्र। बफरिंग हो रही है, क्लास बफरिंग हो रही है, चिंता मत करो, नहीं होगी, वेट। चलिए आज का 11वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जो औसत साक्षरता है वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? जो साक्षरता है भारत की वो कितनी है? जल्दी से बताइए साक्षरता भारत की कितनी है। जहां तक हम बात करेंगे साक्षरता की, तो ये हमारी साक्षरता कुल पहले कितनी थी और अभी कितनी है? जल्दी से बताइए साक्षरता। पहले हमारी साक्षरता थी 64.84%। कितनी? 64.84% 2001 की जनगणना में, लेकिन 2011 में ये आपकी बढ़कर के कितनी हो गई है? 73%। 73%, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका बी। जब कभी आपसे यहां पे महिला और पुरुषों की जनसंख्या पूछ ली जाए तो आपकी जो महिला साक्षरता जो पहले थी तो वो थी 53.67%, लेकिन अब जो हो चुकी है तो वो हो चुकी है 64%। कितनी हो चुकी है? 64%। और पुरुषों की यदि बात की जाए तो पहली थी जो 75% के करीब, और अब हो गई है वो 80.9% के करीब। तो याद रखना, महिला साक्षरता है आपकी 64%, पुरुष साक्षरता है 80%,
और ये कुल साक्षरता औसत पूछी जाए तो 73%। इंपोर्टेंट, याद रखना, ये बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। चलिए जल्दी से आंसर लगाइए। अगला प्रश्न आ चुका है, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जल्दी से आंसर लगाइए। कौन सा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश? दमन व दीप, दादर नगर हवेली, या अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप? तो याद रखना, दादर और दमन और दीप दोनों को अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कर दिया है? एक ही बना दिया है केंद्र शासित प्रदेश। क्या कर दिया है? एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है, दादर और दमन द्वीप को एक। ठीक है ना, जो पहले अलग अलग थे वो एक ही हो चुके हैं, याद रखना। तो एक जो अपना बढ़ गया था जम्मू कश्मीर का, लद्दाख बढ़ गया था, तो एक बढ़ने के कारण उसको बराबर हो गए है ना, 7 से 9 हो गए थे, तो अब 8 बचे हैं। इतना भी आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है मित्र? जल्दी से आंसर दीजिए। आपने दिया है आंसर डी, वेरी गुड। आपके आंसर को देखते हैं। आपका आंसर आया है लक्षद्वीप। बहुत ही शानदार आंसर लगाया आपने, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो लक्षद्वीप है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है, क्योंकि यहां पे जो कुल 36 द्वीप है, लेकिन यहाँ के 19 द्वीप ऐसे हैं जिन पर ही आबादी रहती है। बाकी के कुछ द्वीप ऐसे हैं जहां पर आबादी ही नहीं रहती। आबादी बहुत ही विरल आबादी यहां पर रहती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। बात करेंगे 13वें प्रश्न की। जल्दी से आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए जल्दी से आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? अर्थात यहां पूछा गया है आपसे लिंगानुपात। क्या पूछा गया है? लिंगानुपात पूछा गया है। लिंगानुपात पूछा गया है, तो लिंगानुपात को आप कैसे निकाल सकते हैं? लिंगानुपात को निकाल सकते हैं, महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या से भाग दे दो और क्या कर दो? 1000 से गुणा कर दो, तो आपकी जो जो लिंगानुपात है वो आपका निकल जाएगा। अर्थात यहां पर एक चीज और, मतलब 1000 कहीं पुरुष हैं तो उनसे उनके एवरेज में, उनके अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है ना? उल्टा तो नहीं बोल दिया था? 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो भारत में जो आपका लिंगानुपात है ये थोड़ा सा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। लिंगानुपात क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। पहले जो लिंगानुपात था उससे अब काफी बढ़ चुका है, याद रखना। तो पहले से लिंगानुपात बढ़ के अब कितना हो गया है? 943 आपका लिंगानुपात हो चुका है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। कितना हो गया है? चलिए 943 आपका वर्तमान में लिंगानुपात है। आप लोगों ने लगाया है डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा? यदि आपसे यहां पे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का है, तो केरल का हो जाएगा सबसे ज्यादा, 1084 वहां पे महिलाएं होती हैं 1000 पुरुषों पर। उसके बाद तमिलनाडु में है 996, और उसके बाद की बात करें तो आंध्र प्रदेश 993 के साथ तीसरे नंबर पे बना हुआ है। सबसे कम की बात की जाए तो वहां पे हो जाएगा आपका हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में बहुत ही कम, लगभग 879 ये वहां पे महिलाओं की संख्या है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर में 889 करके महिलाओं की संख्या थी। तो वो भी आप अलग अलग हो गया, लेकिन 2011 के आंकड़े ही चलेंगे। तो यहां पर आपसे पूछा गया भारत का, तो ये याद रखना है, जब सबसे ज्यादा पूछा जाए तो केरल आ जाएगा याद, और जब से सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो आंसर हो गया आपका डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 14वां जो क्वेश्चन है आपके सामने है, आंसर लगा दीजिए जल्दी से, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? देखिए क्या होता है कि जब बच्चों की बात की जाती है, शिशुओं के लिंगानुपात की बात की जाती है, तो बड़ों की बात की जाती है, तो बड़ों का हम लिंगानुपात कैसे निकालते हैं? 7 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति है उनका लिंगानुपात तो अभी हम बात कर चुके हैं कि 943 हो चुका है भारत का। लेकिन 0 से 6 वर्ष के बीच जो बच्चे हैं इनका लिंगानुपात अलग से निकाला जाता है, और इनका जो लिंगानुपात है वो कहलाता है शिशु लिंगानुपात। राइट, शिशु लिंगानुपात में उत्तर पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल सबसे टॉप पर है, मिजोरम उसके बाद, और फिर आपका मेघालय आता है। लेकिन जब बात की जाए सबसे कम की, तो इसमें हरियाणा, इसमें भी सबसे कम है शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा, पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो ये भी याद रखना है, शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल सबसे टॉप,
और हरियाणा सबसे कम। ये दोनों याद रखना है। यहां पे आपसे पूछा गया कि कितना हो चुका है, तो ये हो चुका है मित्र, आपका आंसर आ चुका है 919। वेरी गुड। कितना है वर्तमान में शिशु लिंगानुपात? 919 है, लेकिन ये जो अनुपात है ये गिर गया है, कम हो गया है, याद रखना। चलिए बात करेंगे आज के 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां जो क्वेश्चन है आपके सामने इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए। शानदार सा क्वेश्चन है, जनगणना आप पढ़ रहे हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है किस दशक में? यहां पर बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 साल बाद, प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है 1881 से, है ना, लॉर्ड रिपन ने जब से कंटिन्यू कर दी। तो ये जो हमारी जनगणना थी 2011 की, ये 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक, तो इस जनगणना के बीच में जितनी जनगणनाएं हुई हैं उसमें से किस में सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है? 1 से 10 साल के उस अंतर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, जिसे हम जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। जल्दी से आंसर लगाइए। आप लोग क्या लगा रहे हैं आंसर? आंसर आप दे रहे हैं डी, तो कोई दे रहा है सी, लेकिन इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने सही नहीं लगाया है, क्योंकि आंसर इसका 1961 से 71 के बीच हो जाएगा। और इंदिरा गांधी सरकार ने बाद में फिर इसी चिंता को दृष्टिगत रखते हुए, समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आगे चलकर उन्होंने क्या किया था? परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर्ण स्कीम को लाई थी और नसबंदी चलाई थी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी करके अनेक लोगों को प्रोत्साहन देकर के भारत की जनसंख्या पे बहुत हद तक कंट्रोल किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट याद रख लेना। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, और अगला जो प्रश्न है आपके सामने है 16वां क्वेश्चन। जल्दी से आंसर लगाइए मित्र। चलिए क्या है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा? भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कुल जनसंख्या है उसमें आपको क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा? जनसंख्या का घनत्व निकल जाएगा। कि मतलब जैसे हम निकालें कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा जो एक क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या, कितने लोग निवास करते हैं, तो इसे बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व। राइट। तो जो जनसंख्या का घनत्व है वर्तमान में 382 इंडिया का हो चुका है, 325 से बढ़कर के। तो ये जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा इन 4 महानगरों में किसका है? सबसे ज्यादा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पूछा है, यहां से आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा है। मुंबई तो सबसे ज्यादा, टोक्यो वगैरह के बाद मुंबई का नंबर आता है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या में टोक्यो के बाद मुंबई का नंबर आता है ना। फिर कोलकाता भी, दिल्ली के बाद कोलकाता के बाद दिल्ली, लेकिन जो चेन्नई है ये पहले जनसंख्या में टॉप रहा है, लेकिन अब ये पिछड़ रहा है। यहां की जनसंख्या बाहर निकल रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो विभिन्न प्रकार के, जैसे हैदराबाद है वहीं पास में, कोयंबटूर वगैरह, बेंगलोर वगैरह, वहां पे स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए चेन्नई की जनसंख्या कम हो रही है। तो चेन्नई में सबसे कम लिंगानुपात है इन 4 शहरों की अपेक्षा। तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, जल्दी से आंसर दे दीजिए कि नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? शानदार सा क्वेश्चन है। यह पूछा गया है कि नवीनतम जो जनगणना है इसके कारण भारत की जो औसत वार्षिक वृद्धि है वो कितनी है? सॉरी, वार्षिक वृद्धि में क्या परिवर्तन हो रहा है? घट रही है, बढ़ रही है, या तीव्र गति से बढ़ रही है, स्थिर हो गई है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर लगाइए मित्र। देखिए बात करें इसकी वार्षिक, यहां पे क्या की गई है? औसत वार्षिक वृद्धि की। तो वार्षिक वृद्धि इसकी क्या हो रही है? वार्षिक वृद्धि इसकी पहले कितनी थी, मतलब एक वर्ष में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ रही है? तो पहले जो वार्षिक वृद्धि थी वो कितनी थी? तो 1.97% जनसंख्या हर साल बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है? तो अब ये कितना बचा है? 1.67। अर्थात क्या हो रहा है? पहले तो ज्यादा बढ़ती थी, अब क्या कैसी बढ़ रही है? उससे कम बढ़ रही है। अर्थात वार्षिक वृद्धि घट रही है। क्या हो रही है? वार्षिक वृद्धि घट रही है। प्लस ये भी बता दूं आपको साथ साथ में कि जो दशकीय वृद्धि थी पहले कितनी थी? 21.54%। 10 साल में जनसंख्या बढ़ जाती थी। लेकिन अब की बात करें तो ये 17.7% दशकीय वृद्धि है। अर्थात ये भी क्या हो रहा है? घट रही है।
तो दोनों ही जगह वार्षिक वृद्धि दर भी घट रही है और दशकीय वृद्धि दर भी घट रही है। दोनों जगह इंडिया की जो वृद्धि दर है वो घट रही है। तो आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे 18वें प्रश्न की। इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए, शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाते चलिए मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 18वां क्वेश्चन, सबसे तेज वृद्धि दर वाला राज्य पूछा है। देखिए बात करेंगे हम अपने उत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत में देखिए यहां पे आपका मेघालय है, यहां पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। रेड पेन की वजह से दिख नहीं रहा होगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि नागालैंड जो है आपका, नागालैंड में तो जनसंख्या वृद्धि दर की आप बात ही मत करो। यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी नहीं, घट गई है, और इतनी घट गई है कि भयंकर मात्रा में घट गई है, और ऐसी कि माइनस में चली गई है। जहां पर 1000 व्यक्ति की एवरेज से देखा जाए कि 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति बढ़े, तो बढ़ा तो एक भी नहीं है, 4 व्यक्ति और कम गए हैं। मतलब माइनस में 0.6% की वृद्धि दर घटी है। तो वो कहां है? एकमात्र नागालैंड में। तो सी नंबर तो आप लगाएंगे नहीं। अब बचे आपको ए, बी और डी। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर आप लगा रहे हैं बिहार, यूपी, बिहार, यूपी। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि आप लोग यही लगाएंगे, पर याद रखना आपके सभी आंसर गलत है, क्योंकि आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। जरूर नजदीक है, परंतु मेघालय की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। मतलब हम विश्वास करने लायक नहीं है। 20% से भी ज्यादा यहां की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। रीजन मैं आपको बता सकता हूं कि वैसे यहां की जनसंख्या प्रजनन दर द्वारा या किसी प्रकार से नहीं बढ़ी है। यहां की जो जनसंख्या है, बांग्लादेश घुसपैठ से समस्या से प्रभावित मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, इस कारण से यहां की जनसंख्या का वृद्धि दर बढ़ी है। और इसीलिए सरकार ने ये जो रजिस्टर ला रही है, उस उद्देश्य यही था कि यहां से घुसपैठ वगैरह रोकना। तो यहां पर मतलब जो आ चुके हैं उनको नागरिकता देंगे, अब नहीं आने देंगे। ये मतलब एक उलझन वाला बात है आपको। तो आपको यहां पे याद रखना है कि नागालैंड घुसपैठ, नागालैंड की घटी है और मेघालय में सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको डी समझ में आ गया होगा। बात करेंगे 19वें प्रश्न की। चलिए क्या हो गया मेरे मित्र? ठंडे प्रदेशों में लोग पढ़ते कैसे होंगे? अरे क्या करना तुम्हें कि ठंडे प्रदेशों में कैसे पढ़ते होंगे, सब व्यवस्था रहती है। बस 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो चलिए इसमें हम कोई टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। आपको कोई टाइम नहीं दिया हो जाएगा। हम जस्ट अब भी आपको यहां जब समझा रहे थे तो क्या मतलब घट करके कितनी बची है? 17.7%। 2011 के आंकड़ों में नजर आया कि 2001 में जो जनगणना थी उसमें मात्र 17.7% की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात जो पहले होती थी उससे कम हो गया है। तो आंसर हो जाएगा एक। और बात करेंगे आज के 20वें प्रश्न की। इंपोर्टेंट है, जल्दी से लगा दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, निर्धनता, चिकित्सीय सुविधा, अशिक्षा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, फिर आंसर करना, तो ही आप आंसर लगा पाओगे, अन्यथा कंफ्यूज जरूर हो जाओगे। ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है आपको यदि आप ध्यान ना देंगे तो। यहां पर क्वेश्चन में एक वर्ड का यूज किया गया है, वो है प्रमुख। याद रखना। वैसे तो ये चारों आप देखो तो चारों चीजें जनसंख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। कोई व्यक्ति जैसे पहले मृत्यु दर जितनी होती थी अब मृत्यु दर नहीं हो रही, तो चिकित्सा नहीं आती तो जितनी मृत्यु दर होती थी उतनी ही होती है। अर्थात जनसंख्या बढ़ाने में कहीं ना कहीं चिकित्सा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वो प्रमुख कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गर्म जलवायु के कारण प्रजनन दर अधिक है, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है, ये रीजन। निर्धनता, अशिक्षा निर्धनता है,
तो निर्धनता है तो बच्चों को अशिक्षा है, मतलब उनमें शिक्षा ही नहीं है, बच्चों को क्या मानते हैं, भगवान की देन मानते हैं, तो एक सबसे बड़ी अशिक्षा ये है। तो अशिक्षा, निर्धनता, गर्म जलवायु तीनों रीजन है, लेकिन चिकित्सा सुविधा कारण है पर प्रमुख कारण नहीं है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे 21वें प्रश्न की। ओके, वेरी गुड। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो है भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो जाती है। तो वो कौन सा देश है जिस देश की टोटल पॉपुलेशन जितनी है उतनी अकेले इंडिया में प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। जल्दी से बताइए किस देश, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा मित्र, बहुत ही मतलब मात्र 9 क्वेश्चन शेष हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो जाती है, तो ऐसा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील आपको कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि इनकी जो प्रजनन दर है बहुत अधिक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ठंडा इलाका है, यहां की स्थिर पॉपुलेशन है और यहां की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतनी लगभग भारत में प्रतिवर्ष बढ़ रही है, याद रखना। और ऐसा ही रहा तो 2045 तक का जो रिकॉर्ड रखा था इंडिया ने कि हम तब तक स्थिर कर लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये जो टारगेट है बढ़ा दिया गया, सरकार ने खुद ही बढ़ा दिया है, 2070 कर दिया है। ठीक है, तो ये जो टारगेट ऊपर बढ़ते जा रहा है 70 से 75 भी हो सकता है, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से माना जाए तो 2050 तक इंडिया की जनसंख्या जो है स्थिर हो जाएगी, 50 के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। राइट, नागालैंड ने तो शुरुआत कर दी, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। और बात करेंगे 22वें प्रश्न की। मैं आपको यह बता दूं कि नागालैंड में जो जनसंख्या है वो क्यों कम हो रही है। तो नागालैंड की जो जनसंख्या है वो इसलिए कम हो रही है कि नागा जनजाति इतनी खूंखार जनजाति है कि अदर लोगों को अपने यहां बसने ही नहीं देती है, और वो खुद ऐसे हैं कि घुमक्कड़ और मुर्गी पालन वगैरह उनका काम रहता है। घुमक्कड़ जनजाति है और कृषि वगैरह झूमिंग कृषि करते हैं, कोई स्थायी ठिकाना नहीं, इसलिए उनकी जनसंख्या कम हो रही। और ये व्यक्तियों को भी मार देते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये मानव का भी भक्षण कर लेते हैं, मानव भक्षी होते हैं ये लोग, याद रखना। चलिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रति ये औसत घनत्व क्या होता है, मतलब कितने क्षेत्रफल में और कितने अधिक लोग रह रहे हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। तो पहले ये था 325, लेकिन चूंकि 2001 की जनगणना में था, अब जो है ये बढ़ गया है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों में ये 382 हो चुका है। तो आंसर आपका डी होगा। क्या होगा, आंसर आपका डी होगा, क्योंकि जो है ये 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका है, इसलिए आंसर होगा आपका 382। राइट, बात करेंगे 23वें प्रश्न की। आ चुका है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए मित्र, शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर लगा दीजिए जल्दी से। चलिए 23वां क्वेश्चन है कि जो भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष से कहा जाता है। जनांकीय विभाजन वर्ष पूछा है, एक इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए क्या लगा रहे हैं आप लोग, क्या लगा रहे हैं, आंसर जल्दी से लगाइए। 1921, वेरी गुड। आपने क्या लगाया, 1921। जनांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को जनांकीय विभाजन वर्ष माना जाता है। रीजन ये कि उस समय एकाएक से जनसंख्या क्या होने लगी थी, मतलब कम होने लगी थी, याद रखना, भयंकर अकाल वगैरह पड़े थे तो मौत वगैरह होने लगी थी, इसलिए क्या हो गया था, जनांकीय जो वृद्धि है वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। सेकंड, वहां पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो एकाएक से चल चुका था, 14 से 18 तक चला, तो उसमें जो भारतीय सैनिकों को झोंक दिया गया था युद्ध में, तो कई लोगों की डेथ हो गई थी, इसलिए जनांकीय वर्ष माना जाता है 1921 की जनगणना को। इंपोर्टेंट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मतलब कम हो गई थी, है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 23 का और 24वां जो प्रश्न है आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे। जो 2011 की जनगणना हुई थी उस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे, तो भारत के संविधान में एक महापंजीयक का पद होता है और उसे ही जनगणना आयुक्त भी कहा जाता है। महापंजीयक या जनगणना आयुक्त, तो इसका एक पद होता है, उसी के नेतृत्व में कोई भी जनगणना का कार्य किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विकास जोशी हैं। कौन है, विकास जोशी हैं वर्तमान में जनगणना आयुक्त, और इनके पहले एक और रह चुके हैं, उनका नाम था शैलेश। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ना तो वर्तमान पूछा गया है ना 2011 के बाद की,
पूछा गया है कि उस वक्त कौन था, तो उस वक्त था मित्र सी चंद्रमौली करके एक व्यक्ति थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2009 से ये रहे थे, 2016 तक रहे। 2016 में ये हट करके शैलेश जी को बनाया गया था। 2019 में विकास जोशी अभी बने हुए हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी। और बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। जी हां, विकास जोशी, वेरी गुड। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है आज की क्लास का आपके सामने है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन कि भारत में यहां पे पहली बार पूछा है, याद रखना है। तो पहली बार जब जनगणना हुई थी तो वो हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो, अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड मेयो। उसने शुरुआत में जनगणना यहां पे करवाना इंडिया में शुरू किया था, लेकिन जो उसकी जनगणना थी वो अस्त व्यस्त थी, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। तो ये कब करवाई थी उसने? तो ये करवाई थी 1872 में। कब करवाई थी? 1872 में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। लेकिन उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने, यहां पे मैं आंसर लगा देता हूं, ये आंसर ठीक है। 1881 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? जनगणना को नियमित किया था और व्यवस्थित तरीके से जनगणना करवाई थी। तब से लेकर आज तक लगातार जनगणना का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना किसने करवाई? तो लॉर्ड रिपन ने। कब से? 1881 से। जनगणना की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मेयो ने। कब से? 1872 से। याद रखना है, लॉर्ड रिपन का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इन्होंने जो भी कार्य किए वो भारत के हित में सारे के सारे कार्य किए हैं। चलिए, यहां पे एक चीज भी आपको याद रखना है, जो हमारी 2011 की जनगणना हुई, तो ये यदि आपसे 1881 से लगाओ तो ये होती है आपकी 15वीं जनगणना, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की बात करो कि 1951 से हुई थी, तो वो होती है आपकी 7वीं जनगणना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। बात करेंगे आज के 26वें प्रश्न की। चलिए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए मित्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास की कौन सी जनगणना थी? सॉरी, इसका आंसर शायद मैंने आपको क्या क्लियर बोल ही दिया है अभी। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? देखिए, स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। स्वतंत्रता की जब पूछा जाता तो आप लगाते वहां 7वीं, लेकिन यहां पूछा गया है 1881, जब लॉर्ड रिपन ने शुरुआत करवा दी थी। तो उस जनगणना की ये कौन सी जनगणना है? 15वीं। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है, सॉरी एक सेकेंड, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है, 27वां प्रश्न कि भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है। एक शानदार सा क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में 1 अरबवें शिशु कन्या ने जो जन्म लिया था, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो चुकी है? 1 अरब 21 करोड़ 8,51,54,54,54,000 और साथ में इसमें 977 व्यक्ति, इतने हमारे भारत की जनसंख्या है, जिसमें से 51.47% आप निकाल लो तो ये पुरुष हो जाएंगे, बाकी की आपकी महिलाएं हो जाएंगी 48.53। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनमें जो ये 1 अरब 21 करोड़ है, इसको छोड़ दो, जो 1 अरब भी जो कन्या का जन्म हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। आपने कमेंट करके क्या लिखा? सी नंबर आस्था, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन सी नंबर पे सुनामी है, आस्था जिन्होंने लिख के भेजा है डी नंबर पे है, वेरी गुड, आप लोगों ने लगाया आंसर। आस्था आपका सही आंसर है, क्योंकि 1 अरबवीं शिशु कन्या का नाम आस्था था। शानदार सा क्वेश्चन, याद रखना। बात करेंगे 28वें प्रश्न की। चलिए बढ़ते 28वें प्रश्न की तरफ। तो 28वां जो क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम व सिक्किम, या मिजोरम, सिक्किम व अरुणाचल। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, क्योंकि हम जनसंख्या पर आज डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन हो जाएंगे इसमें से? जल्दी से आंसर लगाइए। 28वां क्वेश्चन है ना, सबसे छोटा कौन है? तो मित्र सबसे छोटा है आपका कौन सा? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम सबसे छोटा है। तो सिक्किम जहां पे ऑप्शन में आपको टॉप नंबर पे मिले वही आपका आंसर होगा। तो बी नंबर मिले, सिक्किम सबसे छोटा है। उसके बाद है आपका मिजोरम। कौन सा?
मिजोरम, और थर्ड नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। उसमें आप क्षेत्रफल में मत देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो सबसे छोटा सिक्किम, सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका मिजोरम, थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका अरुणाचल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, और जो 29वां प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, आ चुका है आपके सामने। आंसर लगा दीजिए। क्या आप आंसर लगा रहे हैं इसका? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है, जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या है, वो नीचे दिए गए इन जो कूट में सारे के सारे देशों के नाम दिए गए हैं, उन सभी देशों की जनसंख्याओं से अधिक है। कौन कौन से? जर्मनी से अधिक है, बिल्कुल है, जर्मनी से अधिक है मित्र। यूपी की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है, राइट। फ्रांस से अधिक है, जी नहीं। इंडोनेशिया से अधिक है, बिल्कुल नहीं है। ब्राजील से अधिक है, जी नहीं है, ठीक है। फिर बात करें इसमें कौन सा मिला, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ये नहीं लगेगा, आपका क्या लगेगा? जर्मनी, राइट। रूस से नहीं है। यूके, जी हां, यूके से भी अधिक है, जर्मनी से भी अधिक है, जापान और पाकिस्तान से भी अधिक है। आप समझ लीजिए कि जितना पाकिस्तान दादागिरी दिखाता है, उस पाकिस्तान से हमारे इंडिया के केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। साथ में जापान से भी अधिक है, जर्मनी से भी अधिक है, और यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। केवल इंग्लैंड नहीं, केवल ब्रिटेन नहीं, इंग्लैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड को मिलाकर के, मतलब ब्रिटेन, आयरलैंड, इन सभी द्वीपों को मिलाकर के जो ग्रेट ब्रिटेन बनता है उसे बोला जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इन सभी से, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न आपके सामने है, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो उसका तात्पर्य यह नहीं है केवल वहां पर क्या हो, जनसंख्या हो, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं होता है। जैसे एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या हो, जनसंख्या कब रहने के लिए जाएगी? जब वहां पर सारे के सारे भौतिक साधन संसाधन उपलब्ध होंगे, चलाने के लिए उन्हें पर्याप्त कार भी हो, गाड़ियां भी हो, मकान भी हो, जल संसाधन भी हो, कृषि भी हो, खाने पीने की वस्तुएं हो, मार्केट हो, बाजार हो, कपड़े वगैरह दुकान, हर चीज संसाधन वहां होना जरूरी है। तो जनसंख्या वहीं निवास करती है जहां पर संसाधन होंगे। तो जनसंख्या के घनत्व से, जी बिल्कुल नहीं, मतलब कम क्षेत्रफल और उसमें लोग रहेंगे तो घनत्व तो कहीं भी हो जाएगा ज्यादा। भोपाल में 855 है, ठीक है। लोगों की निरक्षेप जनसंख्या से, ये भी नहीं, क्योंकि एक ही ग्रुप के कोई व्यक्ति रहे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जनसंख्या के संसाधन विकास से, बिल्कुल, जहां पे ज्यादा जनसंख्या वही हो सकती है जहां पर संसाधनों का विकास ज्यादा हो। मुंबई में हर चीज उपलब्ध, दिल्ली में हर चीज है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इलाका, बेरोजगारी खत्म की जा रही है तो वहां पे सारे लोगों को क्या मिल जाता है? काम मिल जाता है। जनसंख्या एवं विस्फोटक वृद्धि से, जी बिल्कुल नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उम्मीद है आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं कुछ आपसे बोलना चाहता हूं, वो ये है कि कल हमारी इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास होने वाली है, और उस लास्ट क्लास का नाम है भारतीय भूगोल के सम्मिश्रण प्रश्न। मतलब भारत का भूगोल जो हमने अभी तक पढ़ा है, 14 क्लास में आपको पढ़ाया है, आपने पढ़े हैं, सारे टॉपिक क्लियर किए हैं, उन सबका निचोड़, उन सबका मिश्रण। यदि किसी स्टूडेंट ने इतनी क्लासों में से 1-2 क्लासें मिस कर दी हैं, छोड़ दी हैं, तो सारा का सारा टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेना और कल की क्लास में उपस्थित हो जाना, क्योंकि कल की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में सारे टॉपिकों को मिलाकर के विविध मिक्सचर प्रश्न किए जाएंगे और आपको यह पता चल जाएगा कि आप पर इंडियन ज्योग्राफी के कितने प्रश्न सही सही बन रहे हैं, आपकी तैयारी किस टाइप की हो गई है। क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और अंत में आप कमेंट जरूर कर देना आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं लाइव कमेंट आपके नहीं पढ़ पाता हूं सारे, तो आप बाद में कमेंट करेंगे तो कल की क्लास में जरूर आपको उससे रिलेटेड प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। चलिए अगली क्लास आपकी स्टार्ट होगी। अभी ये क्लासें हमारी कंटिन्यू चल रही हैं, तो आपकी इस कोर्स की बात मैं कर चुका हूं आपसे, और इसके बाद आपकी जो ये वाली क्लास है 7 बजे वाली क्लास दांगी सर लेके आ रहे हैं, जिसमें आप सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर वगैरह पढ़ने वाले। चलिए थैंक यू, चलिए थैंक यू।